हेलो स्टूडेंट्स, आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डॉट कन्वेंशन का बिल्कुल आखिरी प्रॉब्लम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम हैंडल किया है जिसमें 3 वाइंडिंग्स तो है ही जो मैं पहले लेती आई हूँ, पर तीनों वाइंडिंग्स में म्यूचुअल डॉट्स की लोकेशन मैंने कुछ इस तरीके से शो की हुई है। अब आप कहेंगे ऐसी लोकेशंस क्यों मिली, तो वो इसलिए मिली कि इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है वो इन तीनों जो वाइंडिंग से ये तीनों अलग अलग कोर पर वाउंड की हुई है और डिस्टेंस पर है, या इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन कुछ एंगल पर है। इस टाइप की सिचुएशंस क्रिएटेड रहती है। इससे पहले जो भी मैंने केसेस लिए थे वो बिल्कुल आइडियल केसेस थे। ये मैं कुछ प्रैक्टिकल समझ लीजिए वैसा केस ले रही हूँ। और जो स्टूडेंट्स आगे जाके रिसर्च की तरफ डाइवर्ट होंगे और कहीं ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह के, तो उन लोगों को इस टाइप के वाइंडिंग्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में डॉट कन्वेंशन पर जो प्रॉब्लम्स होती है वो इस टाइप की आती है। अब यहाँ पे तीनों वाइंडिंग्स में म्यूचुअल इंटरेक्शन मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स के डॉट्स के थ्रू समझाया है। ये सर्कुलर डॉट से इंटरेक्शन फर्स्ट और सेकेंड वाइंडिंग का है, फर्स्ट और थर्ड वाइंडिंग का स्क्वायर डॉट से है, और सेकेंड और थर्ड का जो है वो ट्रायंगुलर डॉट से है। इन तीनों के सेल्फ इंडक्टेंसेस मैंने बता दिए हैं, L1 L2 L3। इनके म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी M1 M2 M3 करके मेंशन कर दिए। अब ये जब प्रॉब्लम मेंशन इस टाइप का होता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये प्रॉब्लम आपको सिंपल वोल्टेज इक्वेशन लिखना, वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, ये सबसे ज़्यादा आपको मेश इक्वेशन लिखने के लिए आएगा कि मेश इक्वेशन लिखिए और नोडल इक्वेशन लिखिए। ऐसा भी इन प्रॉब्लम्स में आ सकता है। हाँ, सॉल्व करने को नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी गिवन नहीं है, सब वेरिएबल के फॉर्म में L1 L2 L3 M1 M2 M3 या फिर V वोल्टेज सब कुछ। तो मैं चलिए इसको मेश इक्वेशन से सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन का एक स्टडी स्टेट का भी प्रॉब्लम होता है जो आगे जाके जब मैं AC सर्किट्स पढ़ा दूंगी तब मैं समझा पाऊंगी उसे। अभी मैंने AC सर्किट्स मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। आगे जाके मैं आगे फ्यूचर में ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं मेश एनालिसिस से सॉल्व कर रही हूँ इसे, तो अप्लाई मेश एनालिसिस एंड राइट मेश इक्वेशंस। हम मेश इक्वेशंस भी लिखेंगे। तो अब मेश इक्वेशन से सॉल्व कर, मेश एनालिसिस से सॉल्व करना है मतलब मुझे लूप करंट्स लेने पड़ेंगे। कितनी विंडोज दिख रही? 2। तो मैं एक ये लूप करंट एज्यूम कर लेती हूँ और एक लूप करंट में ये वाला एज्यूम कर लेती हूँ। नेचुरली मिडिल वाली ब्रांच में जो करंट बहेगा वो आप I1 माइनस I2 फिक्स कर लो, क्योंकि आगे जाके I1 माइनस I2 के हिसाब से आपको प्लस और माइनस पोलैरिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी आप उस हिसाब से प्लेस करेंगे। तो इसको आप I1 को बड़ा मान लो, I2 को छोटा मान लो फॉर द कंडीशनल बेस्ड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि I1 ही बड़ा है, पर हाँ कंडीशनल बेस्ड मुझे यहाँ पर ये सपोज करना पड़ेगा। तो लेट दिस इज देयर, मैंने एज्यूम कर लिया। अब मेश इक्वेशन लिखनी है मुझे, तो मेश इक्वेशन फॉर लूप 1। मेश इक्वेशन फॉर लूप 1 करती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये तब तक नहीं लिख सकती जब तक कि मैं इसमें डायमंड बॉक्सेस ना लगा दूँ। तो चलिए, जब मुझे मेश इक्वेशन लिखनी है लूप 1 पर, तो मैं पहले इस कॉइल के साथ, इस यहाँ पर नहीं आएगा, मैं आगे वहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। हर इंडक्टर के साथ 2-2 डायमंड बॉक्सेस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडक्टर्स म्यूचुअली इंटरैक्टेड है एक दूसरे से। तो मेरा जो वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो ये वाला होगा, और इसके साथ साथ फिर मैं मेश एनालिसिस अप्लाई कर पाऊंगी। तो हम वो सब मेंशन कर लेते हैं, पर नेचुरली मुझे इन डायमंड बॉक्सेस के जो MDI/dt वाली जो टर्म आएगी वो मुझे देख कर लिखनी पड़ेगी इस सर्किट को, वो भी अकॉर्डिंग टू मेश एनालिसिस। एग्जैक्टली मेश एनालिसिस मुझे यहाँ पर किस चीज़ पर असर डाल रहा है? मेरे करंट कंसिडरेशन पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ब्रांच करंट्स लिए थे, तो इस ब्रांच से बहने वाले करंट की वजह से यहाँ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, इस ब्रांच से रिलेटेड यहाँ पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था। अब यहाँ पे मेरे पास लूप करंट है, तो ठीक है, लूप करंट को लेकर मैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लेती हूँ।
ये मेरा V हो गया, ये L1 हो गया। अब ये जो I1 करंट है उसकी वजह से प्लस माइनस पोलैरिटी ऐसी आएगी, यहाँ पर I1 माइनस I2 करंट एज्यूम किया इसलिए प्लस माइनस पोलैरिटी ऐसी आएगी, और I2 जो है वो ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, इसलिए I1 प्लस कहाँ आएगा और माइनस कहाँ आएगा L3 में, वो मैंने देख लिया। ये L2 के अक्रॉस और ये L1 के अक्रॉस। अब V है, ये V1 नहीं है। यहाँ पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी वजह से देखती हूँ तो M1 आएगा, साथ में यहाँ से बहने वाला करंट कितना मानकर चल रही है, I1 माइनस I2, तो टर्म जो बनेगी dI1 माइनस I2 बनेगी डिवाइडेड बाय dt, ऐसी टर्म बनेगी। अब मैं यहाँ पर इसकी वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रही हूँ तो M3, और L3 से बहने वाला करंट कितना है I2, तो ये बनेगी टर्म। अभी मैं प्लस माइनस लगा लूंगी, वो बाद में इक्वेशंस लिखी जाएंगी। अब इसके बाद फिर मैं यहाँ की टर्म लिख लेती हूँ, तो ये वाली टर्म आएगी M1 dI1 बाई dt, और इसकी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्म इसकी वजह से तो M2 dI2 बाई dt। ऐसे यहाँ पर 3 में 1 की वजह से M3 dI1 बाई dt, और 3 में 2 की वजह से M2 dI1 माइनस I2 बाई dt, ऐसी टर्म बनेगी। और ये रेजिस्टेंस तो है ही जिसमें से I2 करंट बह रहा है। इसमें हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में पोलैरिटी अप्लाई कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब अगर मैं 1 और 2 के इंटरेक्शन की वजह से इस वाले डायमंड बॉक्स को देखूं तो मैं 1 और 2 में करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो देख रही हूँ। तो यहाँ पे लूप करंट ऐसे एंटर कर रहा है डॉट से, और यहाँ पर इस डॉट से भी I1 माइनस I2 करंट एंटर कर रहा है। तो इस डॉट से I1 करंट एंटर कर रहा है और इस डॉट से I1 माइनस I2 करंट एंटर कर रहा है, मतलब दोनों डॉट से करंट एंटर कर रहे हैं। मतलब पोलैरिटी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जैसी ही वैसी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके पोलैरिटी अप्लाई कर देती, तो प्लस माइनस, लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ भी लेफ्ट में प्लस आ जाएगा। इस तरीके से पोलैरिटी अप्लाई हो जाएगी इस वाले डायमंड बॉक्स में। अब 1 में 3 की वजह से देखें तो स्क्वायर बॉक्सेस को ऑब्जर्व करेंगे। स्क्वायर बॉक्स से यहाँ से करंट I1 एंटर कर रहा है और स्क्वायर बॉक्स से I2 करंट बाहर जा रहा है, मतलब म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ से अपोजिट रहेगी। तो यहाँ लेफ्ट में प्लस है तो लेफ्ट में माइनस हो जाएगा और राइट में प्लस हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं L2 के म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 की वजह से जो डेवलप हुआ है उसको ऑब्जर्व करूं तो अभी अभी हमने देखा कि दोनों डॉट से करंट एंटर कर रहा है 1 और 2 में, मतलब पोलैरिटी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की सेल्फ इंड्यूस्ड के हिसाब से सेम रहेगी। तो प्लस ऊपर है तो ये भी प्लस ऊपर रहेगा, माइनस नीचे रहेगा। अब 2 और 3 में देखें तो ट्राइंगुलर डॉट से देखें तो यहाँ भी ट्राइंगुलर डॉट से I2 करंट एंटर कर रहा है और यहाँ भी ट्राइंगुलर डॉट से I1 माइनस I2 करंट एंटर कर रहा है। तो मतलब दोनों डॉट से करंट एंटर कर रहे हैं, मतलब पोलैरिटी कैसी होगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से ही होगी, प्लस माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर L3 में अब हम देखें 1 अपोजिट पोलैरिटी मिली थी 1 और 3 की, तो यहाँ पर भी मैं 1 और 3 की अपोजिट पोलैरिटी करती हूँ। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 3 में दोनों डॉट से करंट एंटर कर रहा है इसलिए पोलैरिटी सेम रहेगी। तो लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ भी लेफ्ट में प्लस रहेगा और ये माइनस। इस तरीके से मैंने मेश एनालिसिस की मदद से जो लूप करंट एज्यूम किए थे शुरू वाले क्वेश्चन सर्किट में, उस लूप करंट के हिसाब से मैंने म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बॉक्सेस में करंट्स क्वांटिटीज लिखी, मतलब डी आई बाई डी टी उस टाइप की लिखी। तो मतलब मेश एनालिसिस का यूसेज हम कर चुके। अब मेरे लिए बचता है यहाँ पे सिर्फ केवीएल इक्वेशन लिखना। तो मैं 2 केवीएल इक्वेशन लिख सकती हूँ। केवीएल इक्वेशन, क्योंकि मैं मेश एनालिसिस के हिसाब से I1 I2 कंसिडर कर चुकी हूँ, उसी हिसाब से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायमंड बॉक्सेस की क्वांटिटीज फिक्स हुई है। तो अब मेरे लिए मेश एनालिसिस जैसे से अप्लाई करने के लिए ऐसा कुछ खास बचा नहीं है। तो मैं सिंपल अब केवीएल इक्वेशन लिख के इस सम को सम अप कर सकती हूँ, एंड कर सकती हूँ। तो इस लूप में अगर मैं केवीएल इक्वेशन लिखूँ तो V इज इक्वल टू L1 di बाय 1 बाय dt प्लस M1 di1 माइनस I2 बाय dt माइनस M3 di2 बाय dt, फिर प्लस L2
di1 माइनस i2 बाई डी टी प्लस m1 di1 बाई डी टी और प्लस m2 di2 बाई डी टी। ये मेरी फर्स्ट केवीएल इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड केवीएल इक्वेशन लिखने जाऊं तो 0 इक्वल टू, सारे ड्रॉप से मिल रहे हैं तो मैं इसको प्लस में लेती हूँ, तो m2 di2 बाई डी टी, फिर प्लस m1 di1 बाई डी टी, फिर प्लस l2 di1 माइनस i2 बाई डी टी, फिर l3 di2 बाई डी टी, फिर माइनस m3 di1 बाई डी टी और प्लस m2 di1 माइनस i2 बाई डी टी और प्लस r इंटू i2। ये मेरी दो केवीएल इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमें क्वेश्चन में इतना ही सॉल्व करना रहता है, इससे ज़्यादा हमें सॉल्व नहीं करना रहता है इन क्वेश्चंस में। तो जो बेसिक्स होते हैं किसी भी मेथडोलॉजी के, चाहे मेश एनालिसिस हो, नोडल एनालिसिस हो, सुपरपोजिशन हो, थेवेनिन्स हो, वो शुरू में आपको इन क्वेश्चंस में इस सर्किट तक आने में या तो यूज़ करना पड़े या इस सर्किट के बाद, डिपेंड करता है। तो इसी सम को आप अलग अलग तरीके से नोडल इक्वेशन लिख कर देखिए, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आर के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के देखिए, इस तरीके से आप इस सम को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वाला एक्सप्लेनेशन, इस वैरायटी का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।